हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने प्रो चैनल में। तो आज की टॉपिक हम लोग लेने जाने वाले हैं। बहुत हॉट टॉपिक है, अभी न्यूज़ में लगातार डेली चल रहा है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। ये क्या होता है? समान नागरिक संहिता। ठीक है, वो अभी हाल फिलहाल में डेली ये चर्चा चल रही है कि इस पर कानून कैसे बनेगा, क्या होगा। अभी डिबेटेबल है, चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने फाइनली ये तैयार कर चुका है कि ये लागू होना तय है लगभग 100%। लेकिन वो क्या कर रही है? सलाह ले रही है, फीडबैक ले रही है कि आपकी क्या सोच है, क्या समझ है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो इसको देखते हुए ये स्टार्ट करने जा रही है गवर्नमेंट। तो अभी पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो होता है वो काम कर रहा है, लेकिन ये मान के चलिए कि इसको लागू करना लगभग तय है। तो इसका समझते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ये लाया जा रहा है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देश के लिए इम्पोर्टेंट है, और कैसे हमारे देश के यूनिटी को ये बढ़ाने वाला है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छी कदम है, हर आदमी को इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए, ये 5 मुद्दों को लेकर के करता है। एक है विवाह, और दूसरा है तलाक, तीसरा है विरासत, और है जैसे गोद लेना हो गया। ठीक है, गोद लेना हो गया, भरण पोषण। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे ये कानून बनने जा रहा है, क्योंकि पहले से ये कानून, पहले से ही जो हिंदू हैं, हिंदू, अब हिंदू में कौन कौन आएंगे? तो सिख आ गए, सिख, बौद्ध और जैन। इसमें ये चारों पहले से ही इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये पहले से ही ये अडॉप्ट कर चुके हैं। कौन नहीं अब तक अडॉप्ट किया है? तो एक क्रिश्चियन हो गया, दूसरा है मुस्लिम। ये लोग क्या है कि ये लोग अपने पर्सनल लॉ के अनुसार ये लोग काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मुस्लिम है तो शरीयत के अनुसार काम कर रहा है। तो इन लोगों ने क्या हुआ है, तो सबसे बड़ा ये कानून का जो कहा जाता है सबसे निगेटिव, जिसने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है, इसमें सबसे बड़ा योगदान अंग्रेज़ों का रहा है। अंग्रेज़ों का बना बनाया ये सब प्रॉब्लम आज भी हम लोग झेल रहे हैं, और इसको लागू नहीं हो पाया। कारण ये है कि आप देखेंगे लगभग 1882 में हेस्टिंग्स ने, उसका काल था 1882 में, इसने क्या किया कि इन धर्मों को और इसके साथ, जैसे कि हो गए मुस्लिम हो गए और ईसाई हो गए, पारसी हो गए, इन धर्मों के लिए क्या किया, अलग से पर्सनल लॉ कर दिया, और इन लोग को स्पेशल दिया, इसको इससे बाहर कर दिया, यानी ये समान नागरिक संहिता से इन लोग को बाहर कर दिया। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज भी जैसे मुस्लिम है तो 1937, और ये इसके अनुसार शरीयत है, शरीयत 1937, और 1939 में तलाक या विवाह अधिनियम, ये इसको फॉलो करती है मुस्लिम। इसके अनुसार अपना जो कानून है, जो पर्सनल लॉ है, इसके बेसिस पे होती है। लेकिन इसने क्या किया, हिंदू ने लगा कि नहीं, जो तलाक और विवाह को लेकर के बहुत सारे केसेस आने लगे और इतना प्रॉब्लम होने लगा, जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया कि 1955 आप 56 में देखेंगे, इन्होंने 4 कानून बनाया, जिसमें कि हिंदू पर्सनल लॉ हो गया, हिंदू विवाह अधिनियम हो गया, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम हो गया। इन सारों को मर्ज कर करके 1955 में इसने बता दिया कि नहीं, हम जो है इसको लागू करेंगे, और इसमें जो है इस तरीके से तलाक विवाह के लिए हम इसके जो संविधान कहता है, संविधान के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने संविधान को एडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो ये लोग हैं, ये लोगों ने एडॉप्ट नहीं किया। ये लोग आज भी इसके अनुसार चल रहा है। तो गवर्नमेंट यही कह रही है, सुप्रीम कोर्ट बार बार इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इसको आप लाइए, बार बार गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही है, पार्लियामेंट को बोल रही है कि आप इसके ऊपर कानून बनाइए, ताकि जो है हमारे देश में एक हार्मनी बना रहे। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ना, ये इसको शामिल किया है समवर्ती में, समवर्ती सूची। ये क्या होता है? एक होता है सेंट्रल, केंद्र द्वारा बनाया जाता है, एक राज्य द्वारा बनाया जाता है कानून,
और समवर्ती में क्या होगा, केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो इसमें अगर इसकी वजह से होता है तो अगर सेंट्रल आता तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल अपने आप बना लेता, लेकिन समवर्ती है इसलिए स्टेट को भी लेना पड़ता है। जैसे आप देखिए कि जैसे गोवा है, तो गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है हमारे देश में जहाँ की सिविल कोड ये यूसीसी लागू है, उसके अलावा और कहीं नहीं है। तो है कि उत्तराखंड भी इस तरीके से काम आगे कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये गोवा हमारे पास एग्जाम्पल है जहाँ पे सारे धर्म के लिए एक समान कानून बना हुआ है और इसको लागू किया है ये गोवा ने। तो इसने क्या किया कि इस तरीके से कर करके इसको किया गया है। अब देखिए 1941 में क्या हुआ, BN राव कमेटी बना, BN राव कमेटी बना और इस कमेटी ने क्या किया है कि ये बात कहा कि समान जो लेडीज और महिला और पुरुष के लिए, महिला एवं पुरुष के लिए समान नागरिकता की बात बोला कि समान नागरिकता नहीं, समान उसकी क्या होगा कि अधिकार की बात को उन्होंने पुट किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम किया। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ये बार बार बोल रहा है कि इस तरीके से होगा। अब समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लिखा गया है, कहाँ स्टेबल है। तो हमारा जो संविधान में 44 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल 44 में भाग 4 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल के भाग 4 में, जो संविधान पढ़ते हैं उनको पता होगा, आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 में भाग 4 में ये मेंशन किया गया है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए। जब संविधान 1950 में लागू हो गया, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी अभी तक इसको लागू नहीं हुआ। एक धर्म जैसे ये लोगों ने तो अपना लिया, लेकिन इन लोगों ने नहीं अपनाया। तो इसी को लेकर के ये अपनाने की बात आई है। 2-3 केस मैं बताना चाहूँगा जो बहुत ही हिस्टोरिकल केस है, जिसका नाम है शाह बानो केस। 2-3 केस का मैं नाम ले रहा हूँ जिससे प्रूफ होता है कि इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक है शाह बानो, ये 1985 का केस है। इसमें साफ साफ बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया कि कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको लागू करना ही होगा। ठीक है, तो इसने शाह बानो केस में ये बात बोला। दूसरा है केस डेंगडो बनाम एस चोपड़ा वर्सेस SS चोपड़ा। ये भी 1985 में केस हुआ था और इसमें क्या किया गया है, इसमें जो डिसीजन दिया गया वो विवाह और तलाक पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विवाह और तलाक एक समान होना चाहिए। समझ, एक समान होने के लिए इस केस में साफ साफ ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दोहराया। एक और केस आया सरला मुद्दलवाद में, ये हुआ था केस 1995 में। ठीक है, इसमें साफ साफ बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी साफ साफ बोला है कि राष्ट्रीय एकता के लिए यानी राष्ट्रीय एकीकरण यानी राष्ट्र को यूनाइट करने के लिए यूसीसी लागू होना बहुत ज़रूरी है। तो इन केसेस में जो हिस्टोरिकल केस है, इसमें साफ साफ है सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है कि इसको लागू करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में बार बार प्रेशराइज कर रहा है कि आप जितना हो सके आप जल्द से जल्द लागू करिए। तो इसको देखते हुए सरकार ने पूरी तरह फाइनली डिसाइड कर लिया है। तो अब समझते हैं कि यूसीसी के आखिर लाभ क्या है, क्यों हम इस पे बनाने की बात हो रही है। इसका लाभ भी है। इसका लाभ क्या है तो देखिए, अब देखिए लाभ में क्या होता है। पहले जो जुडिशियरी है यानी न्यायपालिका, पहले क्या होता था, न्यायपालिका को इतने सारे कॉम्प्लिकेशन जो झेलने पड़ते थे कि अलग धर्म के अलग अलग है, ब्याह है, तलाक है,
गोद लेने का, ये सब जो अलग अलग 5 जो चीज़ें हैं उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन होता था कि केस को डिसीजन देने में करने में बहुत तरह की परेशानी आती थी। तो न्यायपालिका इसीलिए बार बार बोल रहा है कि ये चीज़ें जल्द से जल्द लागू हो, ताकि एक समान हो जाएगा तो जो केसों की संख्या है, जो टाइमिंग लग रहा है, अभी क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, काफ़ी डिले हो रहा है। तो अगर यूसीसी लागू कर देते हैं तो सबके लिए इक्वल हो जाएगा, इसलिए उसको डिसीजन देना क्या होगा, आसान हो जाएगा, कम टाइम में आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। दूसरी बात है कि एक देश अगर इस तरीके से रहेगा, अगर देश में मान लीजिए एक कानून रहेगा तो उससे क्या होगी, एकता बढ़ेगी, यानी यूनाइट होगा देश। कोई भी धर्म अगर सब धर्म मिल करके अगर एक होगा, कहीं ना कहीं एक धर्म में कॉम्प्लेक्सिटी है कि भाई हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सामने वाला नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कमी आ रही है अभी। तो इसको अगर बढ़ावा देना है, इसको सही है, तो अगर लागू होता है तो हमारे देश के यूनाइट बढ़ेगा। यूनाइट बढ़ेगा तो क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, विकास होगा तो क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए इस तरीके से विश्वास भी बढ़ेगा, हमारा देश होगा। और ये जो राजनीति है, अभी मान लीजिए राजनीति है जो रिलीजियस हो गया या वोट बैंक की राजनीति हो गई, तो वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति में क्या होता है कि आदमी कहीं ना कहीं एक धर्म को टारगेट करता है, एक धर्म से रिलेटेड इस तरीके से होता है, तो इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। अगर यही चीज़ें लागू हो जाती है तो हमारा वोट बैंक की राजनीति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या ख़त्म होगी। ठीक है, अब वोटों का ध्रुवीकरण, अब वोट का ध्रुवीकरण क्या होता है, वोट का ध्रुवीकरण यानी ध्रुव पोलराइजेशन। वोट का कैसे पोलराइजेशन होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक खास ग्रुप मिल जाता है, एक समूह मिल करके किसी के खिलाफ जा सकता है, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। जैसे मान लीजिए एक कम्युनिटी मिल गया कि नहीं सामने वाले को हराना है, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए चाहे गलत हो या सही हो ये चीज़ें नहीं देखता है, लेकिन सामने वाले को क्या है कि यूनाइट हो करके पोलराइजेशन कर करके उसको हम हेल्प कर रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या होगा कि इसका इस्तेमाल अभी हो रहा है, लेकिन अगर हम ये ला देते हैं यूसीसी तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एडवांटेज है, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको देश को आगे बढ़ाएगा, यूनाइट करेगा, दुनिया को अच्छा मैसेज देगा। अब देखिए दुनिया को अच्छा मैसेज देने में बहुत सारे कंट्री हैं जो मैसेज दे रहे हैं जहाँ पे ये सिस्टम लागू है। ठीक है, हम क्यों इतना पिछड़े हुए हैं, हमारी सोच इतना क्यों पिछड़ा हुआ है, गवर्नमेंट इतनी लाचार क्यों हो जा रही है, ये बहुत गलत बात है। अब देखिए विश्व की बात करते हैं तो यूएसए में यूसीसी लागू है। अब छोड़िए यूएसए या यूरोपियन कंट्री को तो आप छोड़ दीजिए, आप देखिए कि पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान में भी यूसीसी लागू है। कितनी शर्म की बात है हमारे इंडिया के लिए कि हमारे देश में लागू नहीं है, मुस्लिम कंट्री में ये लागू है। ये देखिए पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, मलेशिया में है, तुर्की में है, देखिए तुर्की है, तुर्की में भी लागू है, इजिप्ट में लागू है, इजिप्ट मतलब मिस्र हो गया है, ये अरब कंट्री है, इजिप्ट हो गया। अब सूडान जैसा देश, आप सोचिए कि इतना गरीब इतना बैकवर्ड देश है सूडान भी इसको क्या किया है, लागू किया है। तो आप सोचिए कि कितनी शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे देश जब ये लागू कर चुके हैं तो हमको लागू करने में क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों ऐसे इसका विरोध कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इस पर अपनी आप व्यू जरूर दीजिए, बताइए कि ये चीज़ें सही है या गलत, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कैसा लगा इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक था यूसीसी, कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।